आज से 20-22 दिन पहले जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो यह पूरे भारत के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के लिए गर्व का पल था। देश विदेश में सिर्फ महाकुंभ की ही बात हो रही थी। बाहर के लोग यह देखकर दंग रह गए थे कि बॉस, इतने करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं जितना कई देशों की आबादी तक नहीं है, और शानदार तरीके से आयोजन चल रहा है। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिन्हें महाकुंभ का आयोजन अंदर ही अंदर शायद चुभ रहा होगा, क्योंकि वो ये देख नहीं सकते कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन से हिंदू एकता मजबूत हो गई। इतने बड़े आयोजन से सनातन की शक्ति दुनिया को दिख गई और मोदी योगी का नाम हो गया सो और अलग। लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिला एक हादसे से, वो हादसा जो बहुत दुखद था। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस हादसे से दुखी नहीं रहा होगा, लेकिन जो लोग महाकुंभ के आयोजन में किसी अनहोनी के इंतजार में थे, शायद उन्हें मौका मिला तो वो महाकुंभ के इस पूरे आयोजन की पहचान उस हादसे के तौर पर बना देना चाहते। दुनिया के किसी हिस्से में आज से पहले बॉस ऐसा कभी नहीं हुआ कि 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों की भीड़ आ रही हो और उसको प्रशासन मैनेज कर रहा हो। वो करोड़ों लोग सनातन का गुणगान करते सही सलामत घर लौट रहे हैं। इसकी चर्चा को दबाकर, सनातन की जो बातें हो रही हैं उसको दबाकर सारी चर्चा यह बना दी गई कि लाशों को तो गंगा में बहा दिया गया है, कोई कह रहा है कि दफना दिया गया है। मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि आप सुनेंगे तो आपका दिल दुख जाएगा। जो हुआ वो दुखद था, लेकिन मोदी योगी के विरोध के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें महाकुंभ को लेकर फैलाई जा रही हैं जो दुख और अफसोस दोनों को बढ़ा दे रही। और यही मोदी योगी के लिए बड़ा चैलेंज है, और मोदी योगी ऐसे नेता हैं जिन्हें किसी भी चैलेंज से भिड़ना आता है। इसलिए आप देखिए कि मौनी अमावस्या की भगदड़ वाले दिन के बाद आज तीसरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में वो हुआ जो आप सोच नहीं सकते थे। आज महाकुंभ में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। यह तस्वीरें देखना जरूरी भी है, क्योंकि एक तरफ अमृत स्नान चल रहा था तो यहां दूसरी तरफ संसद में, दिल्ली में महाकुंभ पर राजनीति चल रही थी बॉस। मोदी योगी को टारगेट करने के लिए विपक्ष ने महाकुंभ पर शर्मनाक अटैक कर दिया। महाकुंभ पर किस तरह की राजनीति हो रही है उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताऊंगा कि आज क्या क्या हुआ। लोग वहाँ आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। इतना बुरा हाल है गंगा के किनारे कि कीचड़ में लोग फंस जाते तो मुश्किल से गंगा तक पहुंच पाते। शरणार्थियों के साथ जो अपमान हुआ है, यात्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर सरकार जवाबदेही है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं, पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। घटनाएं वहाँ हुई है महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन था बॉस। पहले 2 दिन तो बजट में निकल गए, बीच में संडे पड़ गया, विपक्ष को मौका ही नहीं मिल पाया। आज जैसे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर हंगामा मचाना शुरू किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा छोड़कर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास तक आ गए। विपक्षी सांसद लगातार कुंभ पर जवाब दो के नारे लगा रहे थे। विपक्ष ने संसद से वॉकआउट भी किया। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था, फिर आगे की बात। Successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country. I would like to bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हुआ था उसकी जांच हो रही। हादसे से जो सबक मिले उन सबक को लेकर आगे के स्नान हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर फिर से सारी व्यवस्था देखी, जो कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हुआ, और हादसे से सबक लेकर आज तीसरा अमृत स्नान भी पूरा हुआ। फिर भी राजनीति तो होनी थी। बजट सत्र में विपक्ष को मौका मिल गया और महाकुंभ के पूरे आयोजन पर सवाल उठा दिए गए। आप देखिए कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप प्रश्न पूछिए, लेकिन जरा बयान सुनिए कैसे कैसे दिए जा रहे हैं।
कहा जा रहा है कि ट्रक भरकर लोगों के मोबाइल फोन मिले। ट्रक भरकर, कौन से ट्रक में मिले बॉस, हमको भी दिखाइए विजुअल। हजारों लोगों की जान भगदड़ में चली गई। जांच की क्या जरूरत है, सब कुछ तो सामने है। कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, गरीब लोग दलदल से होकर गंगा तक जा रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों लोग आ ही नहीं सकते, और ये ज्यादातर वो लोग कह रहे हैं जो खुद महाकुंभ अभी नहीं गए, जिन्होंने वहां क्या व्यवस्था है देखी भी नहीं है। बॉस क्या सब मोदी योगी पे चलेगा क्या? देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोग जात पात भूलकर हिंदू एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा बॉस कि बगल में कौन है, कौन सी जाति का है। सब एक साथ इस वक्त सनातनी हैं, हिंदू हैं। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? विपक्ष के हिसाब से महाकुंभ का आयोजन पूरा फेल हो गया, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ संत समाज है जो महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहा है। विदेश से आए लोग तारीफ कर रहे हैं बॉस, खुद कह रहे हैं कि एक हादसे की वजह से पूरे महाकुंभ को खारिज कर देना ठीक नहीं है, यह साधु संत कह रहे हैं। लेकिन पहले जरा विपक्षी नेताओं को सुनिएगा। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोविड के समय पे भी सबने देखा है कि क्या गंगा मैया का इन्होंने हाल किया था। आज तक उत्तर प्रदेश, उनका बात यही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पूरे जो सही आंकड़े हैं जनता के सामने नहीं रखे हैं। कितनी स्टैम्पीड हुई है, कितनी बार हुई है, वो भी अब तक पता नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को न्योता दिया उत्तर प्रदेश आए और गंगा स्नान करें, पर उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। बॉस आप इस देश में पॉलिटिक्स का लेवल देखिए। ये लोग सांसद हैं, मनोज झा सांसद हैं, कह रहे हैं अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि ट्रक भरकर मोबाइल फोन मिले। तो पहले तो जब अपुष्ट खबर है तो बोल क्यों रहे हैं आप सांसद के तौर पर? पैनिक फैलाना चाहते हैं कि वहां लोग जाने से डर जाएं? और एक मोबाइल इतना बड़ा होता है बॉस, पूरा ट्रक भर के मोबाइल मिलना, लाखों लोग मर जाएंगे तब जाकर मोबाइल जो है वो लाखों लोगों का ट्रक में मोबाइल भरिएगा, तब जाके ट्रक भरेगा। और कह रहे हैं अपुष्ट खबरें हैं कि ट्रक भरकर मोबाइल मिल रहा है। कह रहे हैं कोई साधु संत जो है वो विरोध कर दे रहा है तो उसको गालियां पड़ रही। और जो साधु संत भर भर के कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था ठीक है, वो आपके मुताबिक नहीं है तो वो आपको नहीं सुनना है। विपक्ष इतने पर भी नहीं रुका बॉस, वो तो महाकुंभ हादसे की वजह से गंगा के प्रदूषण से लेकर जांच तक पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन शायद विपक्षी हंगामे के बीच अलग दिखना चाह रही थी। जया बच्चन ने कहा कि देश में सबसे गंदा और प्रदूषित पानी महाकुंभ में गंगा नदी का है। विपक्ष के लिए कितना आसान इस तरह से सनातन के केंद्रों के बारे में बयान देना, लेकिन क्यों गंदा है सुनिए जरा क्या बता रही। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जया बच्चन, मैंने तो नहीं देखी इनकी तस्वीरें या महाकुंभ में दिखी हूं, कह रही हैं बॉडीज गंगा में डाल दी गई हैं। बॉडीज गंगा में डाली गई हैं, इनको किसने बताया? इन्होंने कौन सा वीडियो देखा है जिसमें बॉडीज को गंगा में डालते देखा गया है? क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सिर्फ पैनिक फैल जाए, लोग महाकुंभ में आना बंद कर दें, फिर कहीं अरे देखो ये तो खत्म हो गया, जो हिंदू एकता की बात हो रही है, जो सनातनियों की एकता की बात हो रही है, वो खत्म हो जाए। फैक्ट्स रखिए, सबूत रखिए तो आदमी बोले। हमने खुद पाठशाला में सवाल उठाया था, झूसी में जो घटना सामने आ रही थी कि वहां पर एक और भगदड़ हुई, हमने खुद प्रशासन से सवाल पूछा, खुद रिपोर्ट दिखाई, जिनके अपने नहीं मिले उनकी रिपोर्ट दिखाई।
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चीज नहीं भी दिख रही है, जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं, उसको भी कहते कि मोबाइल भर भर के ट्रक में जा रहा है, मिल रहा है, गंगा में लाशें मिल रही हैं। जया बच्चन को गंगा का पानी सबसे प्रदूषित लग रहा है। जया बच्चन के मुताबिक हजारों लोग महाकुंभ में मारे गए, लेकिन जया बच्चन को जांच से दिक्कत है। जया बच्चन कह रही है कि महाकुंभ हादसे की जांच की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो सामने है। गजब दो तरफा बात है बॉस। सुनिए एक बार इनको। क्या जांच चल रही है दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है, जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए, और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जया बच्चन ऐसा लगता है आज भी फिल्मी दुनिया में जी रही है, जहां हीरो या हीरोइन कह देता है कि बस ये हुआ है और उसके बाद फैसला हो जाता है। ऐसा नहीं होता मैडम, ये देश है, इनको जांच भी नहीं चाहिए। और इन्होंने कह दिया कि मर गए हजारों तो मर गए, गंगा में फेंक दिया तो फेंक दिया। जया बच्चन अभिनेत्री हैं, एक सांसद हैं, सारी वीआईपी सुविधाएं जया बच्चन के पास। जहां जाती हैं उनके आसपास कोई फटक नहीं पाता, फटके तो इनको गुस्सा आ जाता है। कहीं भीड़ लगी हो, जया बच्चन आराम से चली जाती हैं। एयरपोर्ट पर जया बच्चन आम लोगों की तरह लाइन में लगकर एंट्री नहीं लेती हैं, वो दूसरे गेट से एंट्री लेती हैं। वही जया बच्चन वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठा रही, कह रही हैं कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये गजब नहीं है बॉस? बिना किसी व्यवस्था के करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान कर लिया। कितने ही लोग कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा स्नान किया है। विदेशी आकर बोल रहे हैं कि भाई बम बम हो गए, मजा आ गया, ऐसा सनातन का रौला देख लिया। और जया बच्चन को बिना गए पता है कि वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। सुनिए ये वाला बयान भी सुनिए। जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के जितने भी नेता महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे तो महाकुंभ गए ही नहीं, बिना महाकुंभ गए और वहां का माहौल देखे ही महाकुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी का सनातन से कोई वास्ता ही नहीं है। महाकुंभ में मारे गए हिंदुओं को दफन कर दिया गया। रामगोपाल यादव को सुनिए, फिर बताता हूं महाकुंभ पर संत समाज ने क्या कहा है। इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगे। योगी का सनातन से क्या वास्ता है? जो लोगों को वहाँ मार दे, मरवा दे, और ये भी नहीं जानने दे कि कौन मरा, कौन जिया, कौन जिंदा है, कौन घर पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। सनातनी होने के सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जिन्होंने उस इंडी लायंस को नहीं छोड़ा जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले उस इंडी गठबंधन में शामिल थे। इन्होंने तब सनातन की बात नहीं की थी। और आप आयरनी देखिए, दोनों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, रामगोपाल यादव भी और जया बच्चन भी। जया बच्चन कह रही हैं कि लाशें पानी में फेंक दी गई, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लाशें तो जो है वो गंगा के किनारे दफना दी गई। पहले मन तो बना लीजिए बॉस कि लाशें फेंकी गई हैं या दफनाई गई हैं। कम से कम स्क्रिप्ट तो एक लेके चलिए। आप दफना रहे हैं, जया जी पानी में फेंकवा दे रही हैं, कोई ट्रक भर भर के मोबाइल निकाल दे रहा है। चल क्या रहा है इस देश में बॉस? सनातन का एक पर्व बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? गलत पे सवाल उठाइए, फैक्ट्स के साथ उठाइए, आपको साथ मिलेगा। लेकिन पूरे पर्व को आप कहिएगा कि खत्म कर दो, कुछ है ही नहीं वहां, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा वहां। महाकुंभ को लेकर दो तरह की बातें हो रही। एक तरफ राजनीति करने वाले लोग हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हर बात पर राजनीति कर रहे हैं, महाकुंभ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ संत समाज है, करोड़ों श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ जाकर स्नान कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। मौनी अमावस्या से पहले और उसके बाद महाकुंभ में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है।
संत समाज भी यह बात समझ रहा है कि महाकुंभ की पहचान एक हादसा नहीं होनी चाहिए, वो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके अलावा भी महाकुंभ में बहुत कुछ था। और ये लोग जो आज तकलीफ दिखा रहे हैं, इनमें से एक नेता गया है क्या? जो लोग मर गए उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए एक नेता गया है क्या? आज ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान था, जिसे लेकर संत समाज ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आज किस तरह से सीएम योगी महाकुंभ के अमृत स्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह 3 बजे से उठकर। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बड़े बड़े दिगंबर महामंडलेश्वरों श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया, बहुत मतलब सुविधापूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। ओम नमो नारायण। ये साधु संत और सन्यासी विपक्ष को नहीं चाहिए जो कह रहे हो कि वहां व्यवस्था अच्छी है, उनको सिर्फ वही व्यक्ति चाहिए जो कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। विपक्ष चाहे महाकुंभ पर कितनी ही सियासी डुबकी लगाए, लेकिन चाहे संत समाज हो या फिर करोड़ों सनातनी, महाकुंभ की आस्था पर कोई आंच नहीं आने दे रहा। आज बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान था। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ की घटना के बाद यह अमृत स्नान हो रहा था, जिसमें आज 2,33,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें 30 से ज्यादा देशों के लोग शामिल। आखिरी अमृत स्नान में नागा साधु आकर्षण का केंद्र थे। कभी डमरू बजाते तो कभी भाले और तलवारें लहराते। इन साधुओं का शस्त्र कौशल अद्भुत था, जरा देखिए एक बार। संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा करवाई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान फूलों की बारिश हुई। अब आपको महाकुंभ से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, इसके बाद बताऊंगा कि आज सीएम योगी खुद कहां बैठकर पूरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे थे और महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी से आज के अमृत स्नान के बीच क्या कुछ बदला है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। अमृत स्नान है और पिछली बार मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ मची थी वो स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन की तैयारियां क्या है। एक जो बड़ा परिवर्तन आया है वो रूट बहुत क्लियरली डिवाइड किए गए हैं और फ्रंट लाइन पर रखा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को। आप ये देखिए, रस्सियों के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने एक रास्ता बना लिया है, एक रूट बना लिया है और डिवाइड कर दिया है ताकि अब भीड़ को अलग अलग भागों में बांटा जा सके और एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, भीड़ चलती भी रहे, लोग संगम की ओर उतनी ही तेजी से जाएं, स्नान करके फिर वापस भी आएं, इस बात की भी पूरी तैयारी है। तो फ्रंट लाइन पर इस बार रखा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को और उसके बाद उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। चूंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये संगम द्वार है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये संगम द्वार है और इस संगम द्वार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो सीधे संगम नोज तक आप पहुंचते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, चूंकि ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाने का है और जो लोग स्नान कर ले रहे हैं इस रास्ते से जाकर उन्हें इस रास्ते से वापस नहीं आने दिया जा रहा है, उन्हें वहां से आगे की ओर डाइवर्ट किया गया है और जो नहाकर आने वाली, स्नान करके आने वाली भीड़ है उन्हें रास्ता दिया गया है कि आप इस रास्ते से आए। चूंकि भीड़ इस समय थोड़ी सी उतनी ज्यादा नहीं है तो इसलिए कुछ लोग आने वाले रास्ते से भी चले आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये प्लानिंग बहुत क्लियर है कि अलग अलग रूट रहे। जब करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत अमृत स्नान कर रहे थे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। अमृत स्नान की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास में ही वॉर रूम बनवाया हुआ था, जहां तड़के 3 बजे सुबह से वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार वहां मौजूद थे। सीएम योगी अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह 3 बजे से। अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। तीसरे अमृत स्नान के लिए सीएम योगी के साथ पूरा प्रशासन अलर्ट था। सुबह जैसे ही स्नान शुरू हुआ तो सबसे पहले अखाड़ों ने स्नान किया। इस दौरान भक्तों की भी बहुत भीड़ थी, उसके बाद भी कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, सभी ने शांतिपूर्वक स्नान किया। एक रिपोर्ट देखिए।
और अब जो है वो जूना अखाड़ा आप देख सकते हैं, जो नागा साधु जूना अखाड़े के वो निकल रहे हैं और किस तरह का विहंगम दृश्य है यहाँ पे, वो देखिए कितना जोश है इनके अंदर। और अब जो अमृत स्नान का तीसरा अमृत स्नान है उसके लिए बड़ी संख्या में जो है नागा साधु जो है वो जूना अखाड़ा के निकले हैं। दर्शन गिरी महाराज जो है वो इस रथ पर सवार होकर जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए किस तस्वीरें जो है वो अमृत स्नान की है और तमाम जो अखाड़े इस तरीके से निकल रहे हैं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान और मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सभी को शुभकामना देता हूँ। Holiday for is the third one. First. That's you are excited for that? Very excited. It's her third one. It's your third one ना? देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान आज कर रहे हैं। जूना अखाड़ा से यतीन्द्र महाराज हैं जिनको कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो पूरा कुंभ है वो निकल रहा है। और एक तरफ योगी वॉर रूम में बैठकर अमृत स्नान को मॉनिटर कर रहे थे, दूसरी तरफ महाकुंभ में पुख्ता इंतजाम थे कि परिंदा भी पर न मार सके। मौनी अमावस्या पर हुई अनहोनी से सबक लेकर पूरा मेला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा था कि श्रद्धालुओं को जरा भी दिक्कत न हो, और इसके लिए डीआईजी से लेकर एसएसपी तक खुद ग्राउंड पर उतरे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए खास इंतजाम किए गए थे। प्रयागराज में भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई। पूरे मेला परिसर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया कि मतलब कोई गाड़ी जाएगी नहीं अंदर। वीवीआईपी मूवमेंट को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। मेले में एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग हों, यह सुनिश्चित किया गया। सीएम योगी पर्सनली सारी व्यवस्था देख रहे थे और प्रशासन ने भी इस बार कोई कोताही नहीं बरती, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिल सके, कोई मिसहैपनिंग ना हो, और इसका इफेक्ट महाकुंभ में क्लियरली दिखा। टाइम्स नाउ न भारत के कैमरे पर महाकुंभ की टाइट व्यवस्था पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, सुनिए एक बार। अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आ रहे हैं, रिक्शे भी हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत सुविधाएं हैं। मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे खोल दिया दरबार, सब डरे हुए थे पर फिर भी दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे और सब कर पाए, ये भी मेरी इच्छा है। हमें इतना डराया गया था कल जब हम आ रहे थे कि इतना ट्रैफिक है रोड पर, आपको उल्टा डाइवर्ट कर देंगे और 20-20 किलोमीटर चलोगे और अंदर कोई वाहन नहीं है। बट हम जब आए हैं सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग हम आ गए हैं और हमें ना तो किसी चीज की दिक्कत हुई, बस भी मिली, रिक्शा भी मिला और आराम से स्नान भी किया है। कोई रश नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं। यूपी सरकार जिंदाबाद। 1.5 किलोमीटर करीब चले हैं, बाकी हम कहना हमारे को पूरी सुविधाएं मिली हैं, बस भी मिली है हमारे को, आगे ई रिक्शे भी मिले हैं, कंफर्ट आए हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। तो जया बच्चन के हिसाब से ये लोग झूठ बोल रहे होंगे, राम गोपाल यादव के हिसाब से ये लोग झूठ बोल रहे होंगे। महाकुंभ अपने आप में बहुत विशाल आयोजन है, संख्या के हिसाब से भी और स्केल के हिसाब से, और वो भी 144 साल बाद शुभ संयोग की वजह से महाकुंभ और महत्वपूर्ण हो गया। और इतने बड़े आयोजन की ब्रांडिंग विपक्ष एक हादसे से जोड़कर ही कर रहा है। महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सभी का एक्सपीरियंस नेगेटिव है। ज्यादातर लोग महाकुंभ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। तो महाकुंभ पर एक हादसे के आधार पर बार बार अटैक करना कितना सही है? और अगर हादसे की बात है तो ऐसे हादसे दुनिया के कई देशों में धार्मिक यात्राओं के दौरान हुए हैं, उन पर भी सवाल उठे, लेकिन उनकी पहचान उन हादसों से नहीं है। पिछले ही साल हज यात्रा के दौरान मक्का में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मक्का मदीना में ही भीषण गर्मी की वजह से पिछले साल करीब 1500 यात्रियों की जान गई थी। ऐसा भी नहीं कि हज यात्रियों के लिए व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्थाएं थी, गर्मी से बचने के लिए भी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी हादसा हुआ, 1500 लोग मर गए। लेकिन क्या आपने ये सुना कि हज की पहचान बना दी गई हो कि वहां तो लोग मर जाते हैं, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं होती? आप यह भी ध्यान रखिए कि जितने लोग एक अमृत स्नान पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उतने लोग तो टोटल हज यात्रा पर जाते हैं। हज में उतने यात्री नहीं जाते जितने महाकुंभ में आए हुए हैं। आप हज यात्रा को देखिए, हज यात्रा के दौरान आज तक कई हादसे हो चुके, लेकिन हज यात्रा का जब भी जिक्र आता है तो हादसे के बजाय आस्था की बात होती है, तब भी व्यवस्था की बात होती है। लेकिन महाकुंभ को देखिए किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़ों से बताता हूं। हादसा कहीं भी एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक भी हुआ है तो वही उस चीज की पहचान बन जाए। मगर अगर आप देखेंगे हज यात्रा, इसमें अगर आप देखेंगे साल, हादसे का साल जब हादसा हुआ, और मरने वाले कितने लोग मरे, जरा उसका आंकड़ा देखिए। एक बार की बात नहीं है,
2015 में, साल 2015 में शैतान पर पत्थर फेंकने की रस्म के दौरान भगदड़ मची, 2300 लोग मरे बॉस, 2300 लोग मरे, इसमें 30 भारतीय भी थे। लेकिन क्या आपने सुना, कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ है। और क्या हज यात्रा की पहचान यही बन गई कि वहां तो लोग मर रहे हैं? हज यात्रा 2006 की घटना आपको बताता हूं। 2006 में 360 लोग मरे, 360। भीड़ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ दिया था। इसी तरह अगर आप देखेंगे 1990 में हज यात्रा के दौरान संकरे रास्ते पर भीड़ जमा हो गई, 1400 लोग मर गए, 1400 लोग मर गए। लेकिन क्या आपने सुना कि मतलब हज की पहचान यही बना दी गई? चुनाव नेताओं से कुछ भी करवा देता, और यही हाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का भी। जो भी आपको करना है भाई, वहां अभी अयोध्या में भी चुनाव है, इसलिए भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जो सनातनी आ रहे हैं उनको सच्चाई बताना हमारा काम है। कुछ गलत होगा सवाल उठाएंगे, कुछ सही हो रहा है तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली में वोटिंग से पहले सर्वे आया, किसको कितनी सीट पर जीत बताया। बीजेपी और केजरीवाल की टक्कर में कांग्रेस और ओवैसी किसका गेम बिगाड़ रहे। दिल्ली में वोटिंग से एक रात पहले क्या कोई खेल होने वाला है, अब इसका चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में चुनाव के लिए आज अपने अपने आखिरी दांव चल दिए। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो नतीजों को लेकर पार्टियों की तरफ से भविष्यवाणियां भी शुरू हो गई। अमित शाह ने केजरीवाल और सिसोदिया की सीट पर भविष्यवाणी कर दी, तो वोटिंग से पहले एक सर्वे भी आ गया, किसको कितनी सीटें मिल रही। लेकिन पहले देखिए दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसे चुनावी रैलियां और रोड शो का रेला लगा रहा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 22 रोड शो किए और चुनावी रैलियां, जिसमें अकेले अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां शामिल। वहीं आम आदमी पार्टी की 9 चुनावी रैलियों और रोड शो की खबर है। चुनाव आयोग के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को बड़े मियां छोटे मियां बता दिया। चुनाव में दोनों की हार का दावा भी ठोक दिया अमित शाह ने। सुनिए एक बार। मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने दिल्ली में एजुकेशन को लेकर छात्रों से बातचीत की और आम आदमी पार्टी की सरकार पर अपनी इमेज चमकाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एक बार पीएम मोदी को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होते ही कौन सा सर्वे आ गया और उसमें किसको कितनी सीटें मिल रही। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इस सब के बीच दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल अपना सर्वे लेकर आ गए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा ठोक दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उनके अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा भी सीटें आ सकती। यानी केजरीवाल अपनी सीटों को 55 से 60 के बीच बता रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जीत का दावा ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें वोटिंग से पहले दिल्ली चुनाव में खेला होने का भी डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में 10% वोटों की गड़बड़ी होने की आशंका जताई। अरविंद केजरीवाल का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको उनके 10% वोट के डर का मतलब समझाऊं। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है।
मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे, 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। अब ये वाला नया आया है कि ईवीएम में 10% वोट इधर उधर हो सकते हैं। अगर 10% वोट इधर उधर हो सकते तो केजरीवाल जी 67 और 62 सीट लाकर ऐतिहासिक जीत कैसे दर्ज कर रहे थे। खैर, यह समझना भी जरूरी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने 10% वोटों की गड़बड़ी की ही आशंका क्यों जताई। भाई 15% भी बोल सकते थे। इस 10% में ऐसा क्या है जो दिल्ली में पूरा खेल बदल सकता है। दरअसल दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो 10% दिल्ली में हार और जीत तय करते हैं, क्योंकि दिल्ली में साल 1993 से साल 2020 तक के विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिला है, सरकार उसी ने बनाई। सिर्फ 2013 में दिल्ली में किसी पार्टी को 40% वोट नहीं मिला था और उसकी वजह से कोई भी पार्टी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई। 2013 में बीजेपी को 33.3%, आम आदमी पार्टी को 29.7% और कांग्रेस को 24.7% वोट मिले थे। तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। और साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 53.6% वोट मिले, उसने सरकार बनाई। 2020 में बीजेपी को 38.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 4% के आसपास। इन आंकड़ों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 15% का अंतर है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के 10% वोट टूट गए और उसमें से आधे भी आकर बीजेपी से जुड़ गए तो दिल्ली चुनाव का खेल पलट सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को 10% वोट का डर सता रहा है। इस 10% वोट को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्लान भी तैयार करने का दावा किया। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक वोटों की गड़बड़ी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट तैयार की, जिसमें 5 तारीख की रात को हर पोलिंग बूथ से जुड़ी 6 जानकारियां अपलोड की जाएंगी। पहली, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। दूसरी, उस पोलिंग बूथ का चुनाव अधिकारी कौन है, उसका नाम क्या है। तीसरी, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है। चौथी, उस बूथ पर रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती भी 800 वोटों की हो रही है या नहीं हो रही है। पांचवी, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज % अपलोड किया जाएगा। छठी, पोलिंग बूथ पर पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर ही सवाल नहीं उठा रहे, उन्होंने वोटिंग से पहले दिल्ली चुनाव में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। केजरीवाल का आरोप है कि वोटिंग के दिन बीजेपी दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल कर सकती है। सुनिए केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्या कह दिया जिससे जंगपुरा में उनकी सीट फंसी हुई नजर आने लगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईवीएम में ही 10% वोट इधर उधर कर सकती है बीजेपी, फिर कहते हैं पुलिस का इस्तेमाल करेगी, फिर कह रहे हैं कि पैसे बांटेगी और स्याही लगाकर ऐसा निशान बना देगी कि भाई पब्लिक वोट डालने जाएगी तो वहां वोट नहीं डाल पाएगी। तो एक बार तय तो हो जाए कि कैसे होना है, ईवीएम से होगा, पुलिस से होगा या पब्लिक को धोखा देके होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार केजरीवाल पर बड़े हमले किए। यमुना सफाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटे रहे। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका वाड्रा भी मनीष सिसोदिया की टेंशन बढ़ाने के लिए जंगपुरा पहुंच गई। प्रियंका ने जंगपुरा में कांग्रेस कैंडिडेट फरहाद सूरी के लिए घर घर जाकर वोट मांगा। जंगपुरा में प्रियंका के प्रचार के बीच कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में दूसरी पार्टी का विधायक बनने की आशंका है। एक बार मनीष सिसोदिया को सुनिए। ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो केजरीवाल जी की बने और विधायक किसी और पार्टी का बन जाए।
दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो 5 साल के अंदर आपके काम नहीं करेगा, बल्कि सरकार से लड़ता रहेगा। और फिर मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर में असदुद्दीन ओवैसी भी खेला करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली चुनाव में 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल, एक मुस्तफाबाद, दूसरी ओखला। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला सीट पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट शिफाउर रहमान के लिए रोड शो किया। ओवैसी के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान की टेंशन बढ़ा दी। सुनिए दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री से भड़के अमानतुल्लाह खान हैदराबाद वाले भाईजान के बारे में क्या बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधायक सभा में, क्या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं, वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगा। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। यह आदमी हमें जलील करता है, यह आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। इस आदमी को अगर कुछ कह दो तो सारी ट्रोल मीडिया पीछे लग जाती है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा। यानी ओवैसी का नाम तक नहीं ले रहे अमानतुल्लाह खान, हैदराबादी हैदराबादी कहकर कह रहे। आरोप प्रत्यारोप और जीत हार के दावों के बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के सांसद संबित पात्रा रिपोर्टर बन गए और दिल्ली सरकार के मुफ्त पानी वाले दावे का रियलिटी चेक करने के लिए दिल्ली के बिजवासन पहुंच गए। संबित पात्रा के साथ बिजवासन से बीजेपी कैंडिडेट कैलाश गहलोत थे, जो खुद पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। रिपोर्टर बने संबित पात्रा की बिजवासन से जरा ये रिपोर्ट देखिए। पानी नहीं आ रहा ना बाबू जी, और ये जो पाइपें लगी हुई हैं, मॉल फ्रीज की है। देखिए मतलब सोचिए, मोल की पाइप है, मॉल मतलब मोल की, मोल से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मीटर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, मीटर की रीडिंग भी इसमें दिख रही है। ये प्राइवेट मीटर, दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये सरकारी मीटर नहीं है, ये प्राइवेट मीटर है। और जरा दिखाइए यहाँ, आप देखिए कैसे वेनिस बना हुआ है दिल्ली। वेनिस और यहाँ में फर्क सिर्फ सापाखेड़ा में फर्क इतना है कि वेनिस में पानी नीचे होता है, यहाँ पानी सर के ऊपर है। ये कैनाल बह रही है, कैनाल, आप देखिए। यानी दिल्ली में इस चुनाव में हर आदमी जो संभव है वो प्रयास कर ले रहा है। दिल्ली में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर रहा। लेकिन यह भी सच है कि साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार दिल्ली में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई गुना ज्यादा कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरे कीमती सामान जब्त किए। चुनाव आयोग ने 215 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, ड्रग्स, शराब और दूसरे आइटम जब्त किए हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले छापेमारी के दौरान 38 करोड़ 64 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है, जबकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 13 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त किए गए। इस हिसाब से इस बार पिछले चुनाव की तुलना में करीब 200% ज्यादा कैश जब्त हुआ है। दिल्ली चुनाव से पहले अब तक करीब 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। यह भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 1000% से ज्यादा है। इसी तरह चुनाव आयोग ने करीब 81 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और दूसरे कीमती सामान जब्त किए, जो कि पिछले चुनाव से 140% ज्यादा है। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली चुनाव किधर जा रहा है, यह बहुत दिलचस्प हो गया। पाठशाला में अब अगली क्लास। इनकम टैक्स में पीएम मोदी ने दी 12 लाख रुपए तक की छूट, तो डोनाल्ड ट्रंप तक का दिमाग क्यों चकरा गया। पीएम मोदी का मेगा प्लान, मिडिल क्लास की असली लॉटरी तो अभी लगनी बाकी है बॉस। अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश दुनिया में पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी की खूब चर्चा है। इसी महीने दोनों नेताओं की मुलाकात भी हो सकती है, कहा जा रहा है। ट्रंप पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक भी है, क्योंकि पीएम मोदी भारत के लिए जो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं वही सब ट्रंप अमेरिका के लिए करना चाहते हैं। पीएम मोदी अगर मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ट्रंप भी मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी विकसित भारत का एजेंडा लेकर चल रहे हैं तो ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं। कोरोना और युद्ध के दौर के बावजूद पीएम मोदी भारत की विकास की रफ्तार को बनाए हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं कि भैया हम भी अमेरिका की स्लो ग्रोथ को रफ्तार दे दें। ट्रंप ने इसके लिए कुछ दिन पहले अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े टैक्स कट की बात कही थी।
इधर ट्रंप ने बात ही कही थी, लेकिन पीएम मोदी ने तो इसे लागू करके दिखा दिया। उन्होंने मिडिल क्लास को टैक्स में ऐसी राहत दी कि सब दंग रह गए, क्योंकि मिडिल क्लास तो यह उम्मीद लगाए बैठा था कि सरकार 10 लाख तक की आय को ही टैक्स फ्री कर दे तो बहुत बड़ी बात हो। कोई सोच ही नहीं रहा था कि 7 का 12 हो जाएगा। 7 लाख से 10 लाख तक हो जाए टैक्स फ्री, तो लोग कह रहे थे कि बहुत हो जाएगा, इतना तो मोदी जी गजब ही कर देंगे। 12 लाख सुन के तो वहां संसद में तो मोदी मोदी हुआ ही, बाहर मोदी मोदी हो रखा है। यानी ट्रंप कहते रह गए और यहां पीएम मोदी ने सबसे बड़ी टैक्स में छूट देकर दिखा भी दिया। अब जब ट्रंप पीएम मोदी से मिलेंगे तो हो सकता है कि वो उनसे टैक्स कट का कोई फॉर्मूला भी पूछ लें, क्योंकि ट्रंप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में पीएम मोदी का कोई टक्कर नहीं। ट्रंप जिस काम को करने के बारे में सिर्फ सोचते रह गए और कहते रह गए, वही काम नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया आपको देखना चाहिए। देश में अब 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनेगा, ये तो लोग आपको बता ही रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी ने एक ही झटके में ऑलमोस्ट 90% टैक्स पेयर्स की इनकम को टैक्स से मुक्ति दे दी। साल 2023-24 में 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल की थी, उसमें से 7 करोड़ लोगों की पीएम मोदी ने सीधे सीधे छूट दे दी कि जब मत भरो इनकम टैक्स, हो गया खत्म, एंजॉय। अगर इस राहत को रुपए में कैलकुलेट करें तो सरकार ने टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ रुपए की राहत दी। इसके अलावा जिनकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा भी है, पीएम मोदी ने उन्हें भी राहत दी। उनके लिए भी टैक्स स्लैब को बदला गया है। पहले 20% के बाद सीधा 30% का स्लैब आ जाता था, अब 25% का स्लैब भी जोड़ा गया है। पहले 15 लाख के बाद 30% लगने लगता था, अब 24 लाख के बाद लगेगा। तो सबको कुछ ना कुछ मिला है, और जो मोटे तौर पर 12 लाख तक की कमाई वाले लोग हैं उनकी संख्या तो ऑलमोस्ट 87-88% के आसपास। तो सब टैक्स से छूट गए। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया उसके बारे में तो उनके विरोधी सोच भी नहीं रहे थे। नरेंद्र मोदी के विरोधी तो यह कह रहे थे कि 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन मोदी ने 10 क्या 12 कर दिया। अगर आप इसे यूपीए की सरकार से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान 1 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। इस छूट को बढ़ाने में मनमोहन सरकार को 7 साल लग गए। साल 2012 में इसे 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया था। इसके बाद जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने आते ही मिडिल क्लास को कुछ राहत दी और इस छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया। फिर पीएम मोदी ने साल 2019 में इस टैक्स छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर सीधे डबल यानी 5 लाख कर दिया। फिर 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम के तहत इस छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया और अब यह प्रावधान कर दिया गया कि 12 लाख की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ज्यादा कमाने वालों को नए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया वो इतना आसान काम नहीं था बॉस, कोई मामूली बात नहीं है कि अचानक से इस तरह से इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट सरकार दे। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम मोदी शुरू से ही क्लियर थे कि टैक्स कटौती के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री से कहा था कि इस योजना पर काम करना चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स कट को लेकर पीएम मोदी का पूरा समर्थन उनके साथ था। उन्हें वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकारियों को मनाने में ज्यादा टाइम लगता, यानी पीएम पहले ही कह रहे थे कि कर दीजिए। अधिकारी जो है वो अपने देख रहे थे कि सर मैडम इसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर ये पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा। थोड़ा क्रेडिट आप पाठशाला को भी दे सकते हैं अगर चाहे तो। हमने भी बड़ा मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया, टैक्स का मुद्दा उठाया था, तो आप मानिए तो कह सकते हैं कि उसका भी इंपैक्ट रहा। ये बात पीएम मोदी भी समझते थे कि इतनी बड़ी छूट देना कोई आसान काम नहीं, लेकिन वित्त मंत्री को जब पीएम मोदी का पूरा सपोर्ट मिला तो यह संभव हो पाया। पीएम मोदी ने भी बताया कि 12 लाख की छूट कोई छोटी बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी की सरकार होती तो 12 में 10 लाख टैक्स में चले जाते। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि टैक्स में कटौती के पीछे पीएम मोदी का प्लान क्या है और अभी कैसे असली बोनांजा मिडिल क्लास को मिलना बाकी है। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया
टैक्स में चले जाते। उनके जमाने में ये था। अब आपको यह भी समझना होगा कि मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत देने के पीछे पीएम मोदी का प्लान क्या है। दरअसल पीएम मोदी ने मिडिल क्लास को जो राहत दी है उसका असर अर्थव्यवस्था पर आज नहीं बल्कि 1 साल बाद दिखेगा। और इसे इस तरह से समझ, टैक्स बचने से मिडिल क्लास की जेब में पहले से ज्यादा पैसा रहेगा। ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अभी जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% पर है, लेकिन अगर भारत को साल 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, विकसित भारत के टारगेट को अचीव करना है, तो उसे 8% की ग्रोथ रेट बनाए रखने होगी। साल 2023-24 में भारत की विकास दर 8.2% थी। एक अनुमान है कि टैक्स बचने से मिडिल क्लास के पास जो पैसा आएगा उसमें से 80% वो खर्च करेगा। इस खर्च से इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ का बूस्ट मिल सकता है। यानी टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ की राहत देकर पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था में 5 लाख करोड़ का सीधा सीधा बूस्ट लेकर आएंगे। अब इसका असर यह होगा कि देश की कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ेगी। साल 2026-27 में यह 12% की दर से बढ़ सकती है, जबकि पहले इसके 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान था। इसके अलावा यह अनुमान भी है कि 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7% और बढ़ सकती है, यानी 8% के टारगेट से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 6.6, 6.8 है, उसमें अगर आप जोड़ दीजिए 2.7 तो यह 9 पार कर जाएगा। एक हाथ से पीएम मोदी ने मिडिल क्लास की जेब भर दी और दूसरे हाथ से देश का खजाना भरने की भी पुख्ता प्लानिंग कर दी। इसी तरह मोदी सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का भी ऐलान किया, यानी इनकम टैक्स में छूट। यह तो अभी पहली किश्त आई है बोनांजा ऑफर। वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। जैसे अभी मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। उनके पास ज्यादा पैसा आएगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा उपभोग करेंगे। इससे भी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। एक्सपर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने से साल 2027-28 में जीडीपी ग्रोथ रेट पर पॉजिटिव असर दिखेगा। यानी नरेंद्र मोदी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। कई बार लोगों को लगता है क्यों नहीं इनकम टैक्स कम कर रहे हैं। बॉस पहले आए, जितना रायता फैलाया हुआ था पिछली सरकारों ने सब समेटा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसका बेस मजबूत किया कि कोरोना आया या युद्ध आया सब कोई भी उस तरह से हिला नहीं पाया। और आज की डेट में जब गति देनी है अर्थव्यवस्था को, जिसका हम जिक्र करते थे, तो आम आदमी के हाथ में पैसा दिया, 8वां वेतन आयोग लाए। और जब ये सब होगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। भाई आदमी ज्यादा पैसा खर्च करेगा, ज्यादा कंजम्पशन करेगा, मार्केट में जॉब्स बढ़ेंगी, यानी देश के लिए भी बल्ले बल्ले। और यह बात तो सबको पता है कि पीएम मोदी के फोकस में गरीब, किसान, महिलाएं और युवा टॉप पर रहते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने चारों वर्गों के अलावा मिडिल क्लास का भी खास ख्याल रखा। इसकी वजह भी समझिए। दरअसल पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 10 साल इसी बात पर फोकस किए कि जैसे कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाए, कैसे गरीबी को कम किया जाए। 10 साल पीएम मोदी ने इस काम को पटरी पर लाने में लगाए। अब अगला टारगेट है जो गरीब लोग मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2023 के बीच पीएम मोदी ने करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्राइस इनकम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में 36 करोड़ 70 लाख लोग लोअर मिडिल क्लास में थे, जो साल 2023 में घटकर 32 करोड़ 70 लाख पर आ गए। साल 2015 से 2023 के बीच मिडिल क्लास तेजी से बढ़ा। साल 2015 में 57.9 करोड़ लोग मिडिल क्लास में थे, जो 2023 में बढ़कर 64 करोड़ 80 लाख हो गए, यानी ऑलमोस्ट 7 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आए। इस दौरान अपर मिडिल क्लास भी बढ़ा है। मिडिल क्लास का दायरा कैसे बढ़ा है उसे आप इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं कि साल 2013 में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट, अब यह संख्या बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई। दिसंबर 2024 में एसआईपी के जरिए निवेश भी 26,460 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत के इसी बढ़ते मिडिल क्लास के हाथ में पीएम मोदी ने पैसा दे दिया कि लो तुम्हारा ही पैसा भाई, इस्तेमाल करो, एंजॉय करो, देश की गति बढ़ेगी, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। पार्टी अभी बाकी है। अब ये और ज्यादा निवेश करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे, ज्यादा नौकरियां क्रिएट होंगी। यही मिडिल क्लास भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। अब विकसित भारत बन रहा है तो थोड़ा अपने ट्रम्प भैया भी तो, उनको भी तो अमेरिका को बूस्ट देना है। वो सोच रहे हो कि यहां हुआ है वहां करें क्या।
खैर, पाठशाला में बगली क्लास। 7 दिन महामंडलेश्वर रही ममता कुलकर्णी ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या भयंकर बोल दिया। ममता कुलकर्णी की दुबई वाली तपस्या वर्सेस बाबा बागेश्वर की बजरंगबली वाली तपस्या का चैप्टर। बीते कई दिनों से लगातार पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले ये महाकुंभ में नजर आई थी, जहां इन्हें अचानक किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना दिया था, लेकिन इसके 7 दिन के बाद इन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया गया। ममता कुलकर्णी के इस तरह अचानक महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर महाकुंभ में बहुत विवाद हुआ। कई साधु संतों ने इस पर आपत्ति उठाई। किन्नर अखाड़े के इस फैसले पर आलोचना हुई। ममता कुलकर्णी का विरोध करने वाले साधु संतों की इस लिस्ट में एक नाम बाबा बागेश्वर का भी था। बाबा बागेश्वर को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई थी कि एक व्यक्ति को बिना किसी त्याग, तपस्या और सनातन धर्म की गहराई को समझे अचानक महामंडलेश्वर जैसी पदवी कैसे दी जा सकती है, जबकि इस तरह की पदवी को पाने के लिए एक व्यक्ति को कई सालों तक कठोर नियमों के साथ जप और तप करना पड़ता है, उसके बाद संत की उपाधि मिलती है। लेकिन संत समाज का आरोप है कि ममता कुलकर्णी को यह सब बिना कुछ किए ही महामंडलेश्वर जैसा पद मिल गया। ममता कुलकर्णी का दावा है कि वो पिछले 25 साल से तपस्या ही तो कर रही थी। बाबा बागेश्वर ने महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह सवाल उठाए, तो उनके साथ कई दूसरे साधु संत भी आ गए। इस पूरे विरोध से किन्नर अखाड़े पर प्रेशर बढ़ गया और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया। अब इसके बाद ममता कुलकर्णी बाबा बागेश्वर का नाम सुनते ही भड़क जाती हैं। कुछ दिन पहले ममता कुलकर्णी ने इंटरव्यू के दौरान बाबा बागेश्वर को लेकर कह दिया कि वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री, वो बच्चे नहीं नैपी पहनते हैं, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है यानी 25 साल, उतना तो मैंने तपस्या की है। और जिन हनुमान जी को धीरेन्द्र शास्त्री ने सिद्ध करके रखा है, उनका मुझे इस 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में उनके साथ मेरा रहना हुआ है। इसके आगे ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री से बस ये कहना चाहती हूं कि वो अपने गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, उनसे पूछें कि मैं कौन हूं और चुपचाप बैठ जाएं। आप देखिए कि गुस्से में ममता कुलकर्णी किस तरह की बातें कर रही है। अगर इतना सनातन समझ लिया होता, संत हो गई होती, तो एक दूसरे संत के बारे में ऐसी बात नहीं करती। कुछ दिन पहले ये महामंडलेश्वर के पद पर बैठी हुई थी। आमतौर पर इस तरह के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा सौम्य होती है, मर्यादित होती है। लेकिन ममता कुलकर्णी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सब लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी पिछले 25 साल से कौन सी तपस्या कर रही थी। भाई, ममता कुलकर्णी जिस 25 साल से चल रही तपस्या के बारे में दावा कर रही थी, आज आपको उसके बारे में भी बताता हूं। हालांकि ममता कुलकर्णी का विवादों से बहुत पुराना नाता है। उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के से लेकर ड्रग्स केस तक में शामिल होने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों की बात सामने आई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1998 में फिल्म चाइना गेट में छोटा राजन की धमकी के बाद उन्हें फिल्म में रोल मिला था। साल 2000 में ममता कुलकर्णी ने देश छोड़ दिया। 2013 में इस बात की चर्चा हुई कि उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि ममता ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया। 2014 में ममता और विक्की गोस्वामी को एक ड्रग केस में केनिया में अरेस्ट भी किया गया था। साल 2016 में एक और ड्रग केस में विक्की के साथ ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया था। उस समय ममता कुलकर्णी भारत में रहती भी नहीं थी, इसलिए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ममता कुलकर्णी पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स डील के लिए तंजानिया और दुबई में कई मीटिंग में शामिल हुई। हालांकि 2018 में उन्हें सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट से राहत मिल गई। यानी गिरफ्तार हो रही हैं, ड्रग्स पेडलिंग के आरोप लग रहे हैं, माफिया से रिश्ते की बात हो रही है। करिए, मैं 25 साल से तपस्या कर रही थी। पिछले कई सालों में वो दुबई में थी, लेकिन कुछ दिन पहले भारत लौट आई और अचानक महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन ममता कुलकर्णी ने कभी ये नहीं बताया कि पिछले 25 सालों में वो कौन सी तपस्या कर रही है। बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं वो तो सबके सामने है। सनातन को लेकर, हिंदू एकता को लेकर वो क्या बोलते हैं वो सबके सामने।